बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी वीर शहीदों को सत सत नमन और हमारे देश की रक्षा करने वालों को सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत सरकार द्वारा 384 लोगों को वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम वरिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 12 शौर्य चक्र, 29 परम वरिष्ठ सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल और 122 विशिष्ट सेवा मेडल से वीरों को सम्मानित किया जाएगा। गोवा विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में पार्टी लगातार उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हुई है। गोवा इलेक्शन इस बार काफी दिलचस्प आ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव में जुटी हुई है। इस बीच 10 साल बाद एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व पर्यटन मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पाचेको फिर से एनसीपी में लौट आए हैं। पाचेको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा पदाधिकारियों के तमाम दावों के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान कयासों को सही साबित करते हुए नगर की भाजपा सरकार आखिरकार गिर ही गई। प्रस्ताव के पक्ष में 12 लोगों ने मतदान किया, वहीं इसके विरोध में केवल 3 ही वोट पड़े। शहर के इतिहास में यह पहला मौका है जब नगर पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया हो। इसके बाद नए अध्यक्ष को लेकर कयास भी लगाए जाने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत के 11 पार्षदों ने अध्यक्ष सुचिता एक्का के खिलाफ कलेक्टर जसपुर रितेश अग्रवाल के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अमृतसर पहुंचे। पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और नए उम्मीदवारों के साथ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में लंगर में शामिल होंगे। लंगर में शामिल होने के दौरान राहुल गांधी के साथ सभी 117 उम्मीदवार उपस्थित रहेंगे, जिनको पार्टी ने इस बार चुनाव में टिकट दिया है। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुरुवार सुबह दिल्ली से अमृतसर पहुंचेंगे। अमृतसर पहुंचने के बाद वह स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और पार्टी के 117 उम्मीदवारों के साथ लंगर में शामिल होंगे। दोपहर में राहुल अमृतसर से 100 किलोमीटर दूर जालंधर पहुंचेंगे। बाद में दिन में जालंधर से मीठापुर में राहुल गांधी शाम को दिल्ली लौटने से पहले पंजाब फतेह वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अमेजॉन के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के उल्लंघन को लेकर यह एफआईआर दर्ज की जाएगी। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की छवि के साथ जूते सहित कई उत्पाद बेचने के आरोप में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। मिश्रा ने कहा है कि मेरे संज्ञान में आया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों पर किया जा रहा है। अमेजॉन को सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता की एक वर्ग का क्रोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके पूछे उत्पादों में भारतीय ध्वज की छवियां थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को होगा। चुनावी रणभूमि में वार पलटवार और तीखे जुबानों पर हमले का दौर जारी है। लिहाजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कार्यकर्ता की मांग है कि वह वाराणसी की शिवपुर सीट से लड़े, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया है। साथ ही योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर भी तीखा हमला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने आज तक से कहा है कि अनिल राजभर लोडर है, मालिक का जूता साफ करते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिसने पिछड़ों को न्याय में आवाज नहीं उठाई और आरक्षण पर चुप रहा, उसका राजभर समाज क्या साथ देगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के नौकरशाहों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कानून का पालन नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं कि गवर्नर हाउस क्या कर सकता है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैंने बहुत कोशिश है कि हर कोई कानून के अनुसार काम करे। सरकारी अधिकारी कानून के तहत काम करना भूल गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि गवर्नर हाउस क्या कर सकता है। वे आग से खेल रहे हैं। धनखड़ ने दावा किया है कि राज्य के मुख्य सचिव उनका फोन नहीं उठाते। राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पास किसी विधेयक या सरकार किसी सिफारिश के संबंध में कोई फाइल लंबित नहीं है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को कांग्रेस का साथ छोड़ने के कुछ समय बाद ही भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने सिंह के इस्तीफे पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो युद्ध कांग्रेस लड़ रही है उसे केवल बहादुरी से लड़ा जा सकता है, कायर या जंग नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। कुशीनगर से पूर्व सांसद सिंह ने ट्विटर पर इस फैसले की जानकारी दी और इसे अपने लिए नई शुरुआत बताया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आरपीएन सिंह को एक कायर करार दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पूरे देश में जो लड़ाई लड़ रही, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वह सरकारी संसाधनों और इसकी एजेंसियों के खिलाफ है। यह विचारधारा और सत्य की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़े जाएं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका ने कहा है कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई की तरह मतदान करना चाहिए। यही समय है कि वह अपने अधिकारों को समझे और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के निशाने पर लेते हुए प्रियंका ने कहा है कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है, क्योंकि इसके दोनों को वोट बैंक मजबूत होता है। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। इस दौरान मांडविया ने उन्हें सलाह दी है कि कोविड जांच और टीकाकरण का डाटा समय से भेजें। उन्होंने यह भी कहा है कि उन राज्यों में कोरोना जांच की संख्या बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए जहां हाल के दिनों में इसमें कमी देखी गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता के लिए 189 सहित कुल 939 सेवा पदकों की घोषणा की है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वीरता पदक की सूची में उन कर्मियों के नाम शामिल है जिन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। सेना के 6 जवानों को शांति काल के तीसरे सबसे बड़े सम्मान शौर्य चक्र से नवाजा गया है। 5 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत मिला है। 17 मद्रास के नायब सूबेदार सुरजीत एमके को जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान एक ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मारने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से झटका खाने के बाद बैकडोर पॉलिटिक्स से उन्हें पटकनी देने का बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के चिर परिचित प्रतिद्वंदी आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया है और ऐसी पूरी संभावना बन गई है कि पडरौना का चुनाव आरपीएन बनाम स्वामी प्रसाद होने वाला है। हालांकि अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी के भाजपा में शामिल होने पर मौर्य ने कहा है कि वहां जो भी आएगा वह हारेगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा उन्हें पडरौना से टिकट देती है। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल की सबसे रोचक लड़ाई में सिर्फ एक पडरौना का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के 29 बच्चों में से एक इंदौर के अवि शर्मा से खास बातचीत की, जिस दौरान उनकी बातों से न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि 45 साल पुराना किस्सा भी उसे याद आ गया। जी हां, आपको बता दें कि शेयर करते हुए जबकि उनकी मुलाकात उमा भारती से हुई थी और आज बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती की उम्र उस वक्त महज 12 साल थी जब उनकी बुद्धिमत्ता और धारा प्रवाह वाहक शैली ने पीएम मोदी को प्रभावित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में उमा भारती धारा प्रवाह वक्तव्य देती है। वह संस्कृत बोल लेती है, चौपाइयाँ गा लेती थी और मंच पर बैठे बैठे अपने बचपने की हरकतें भी कर लेती थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत कम थी। मुझे लगा है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी ताकत है कि यहाँ सभी विद्वान लोग जन्म लेते हैं। जी हाँ, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे की अच्छी शिक्षा मिले। बच्चों के 3 साल के होते ही अभिभावक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ ही उनकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता जाता है। जब आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करना शुरू करते हैं तो इस दौरान मुद्रास्फीति का ध्यान रखना जरूरी होता है। भारत में पढ़ाई लिखाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। हायर एजुकेशन की लागत और इसके संबंधित अन्य लागतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी माता पिता के लिए चिंता का सबब बन रही है। जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से आने वाले 15-20 सालों के बाद शिक्षा की लागत भी बढ़ जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले बढ़ी हुई लागत को भी जान लेना जरूरी हो जाता है।
पूरे देश में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं राज्य स्तर पर भी किसानों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड में भी दीदी बगिया योजना लाई गई है, जिसका फायदा अब किसानों को हो रहा है। बता दें कि साल 2021 में राज्य सरकार ने नरेगा योजनाओं में पौधों की मांग एवं गुणवत्तापूर्ण पौधों की राज्य में अपर्याप्त के मद्देनजर मनरेगा के तहत दीदी बगिया योजना को लाया था। इस योजना के तहत किसानों को एक उद्यमी के रूप में भी तैयार करना है। योजनाओं के तहत किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेकर कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जी हां, अगर आप भी वंचित हैं, अगर आप भी झारखंड के हैं तो इस योजना के लाभ जरूर लें। जी हां, फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने लाइव अपडेट